हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको गुप्त वंश प्रारंभ करवाया था, जिसमें हमने गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त एवं घटोत्कच एवं गुप्त वंश की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी इसके विषय में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज हम गुप्त वंश का ही दूसरा भाग या दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से आवश्यक रूप से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं कमेंट और लाइक करना मत भूलना। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, घटोत्कच के बाद जो शासक हुआ था इस वंश में वो हुआ था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक व वास्तविक शासक था। अब देखिए, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने अपने पिता घटोत्कच की मृत्यु के बाद राजा बना था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, प्रथम प्रतापी स्वतंत्र शासक था। और इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। लिच्छवी को इनकी जो विवाह हुआ था, लच्छवी राजकुमारी थी, उन्हीं के साथ ही कुमार देवी के साथ ही इनका विवाह हुआ था। और राज्य अधिकारिणी शासिका होने के कारण ही उन्हें महादेवी के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए दोस्तों, पुराण तथा प्रयाग प्रशस्ति। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में स्थित है, इसे लिखने वाला व्यक्ति हरिसेन था। कौन था व्यक्ति दोस्तों? हरिसेन। किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को? हरिसेन। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग से और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। एक विद्वान थे स्मिथ ने अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट करे हैं इस विवाह के संबंध में कि ये विवाह क्यों किया गया था। उनका मानना है कि वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया। किसका राज्य प्राप्त कर लिया? लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तार हो गया या उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। किसके कारण हुआ ऐसा? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने के कारण उन्हें लिच्छवियों का राज्य मिल गया। अब मगध और सीमावर्ती क्षेत्र उसके अंतर्गत आ गया। यह देखिए दोस्तों, कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। कौन सा राज्य प्राप्त किया था दोस्तों? वैशाली राज्य। चंद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं। परंतु उन सिक्कों में क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे, दोनों के ही। जैसे पृष्ठभाग है, यहाँ पर दो जनों के चित्र अंकित होते थे। एक तो था चंद्रगुप्त का, दूसरा उनकी पत्नी कुमार देवी का। ये कुमार देवी का जो लक्ष्मियों का बहुत बड़ा सहयोग था चंद्रगुप्त को या उनके राज्य को विस्तार करने में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को जो सिक्के चलाए थे उस पर स्थान दिया। लक्ष्मियों का जो दूसरा राज्य था नेपाल, उसको इनके जो पुत्र हुए थे चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कब की थी इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, परंतु एक मोटी मोटी तिथियों के तौर पर देखा जाता है। अक्सर ये तिथियां बताई जाती है कि 20 दिसंबर 318 ईस्वी या 24 फरवरी 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? हमेशा प्रश्न पूछा जाता है काफी बार। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ करते थे, परंतु मौर्य वंश से संबंधित है। यहाँ चंद्रगुप्त है ओनली, चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त के बाद जो व्यक्ति शासक बना वही था इनका पुत्र समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इनके विषय में जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 355 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र राजगद्दी पर बैठा। ये यहाँ पर पत्नी का नाम इसलिए दिया गया है, यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी का नाम, क्योंकि शासकों की कई कई पत्नियां होती थी और यह पता नहीं चलता कि वह राजा का नाम तो पता होता है कि
चंद्रगुप्त, क्या पता उनकी वो दूसरी पत्नी से हो, इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट दिया गया है कुमार देवी, क्योंकि राज्य के विस्तार में कुमार देवी का महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए इनके पुत्र को ही सिंहासन प्राप्त होना था और हुआ भी। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर इनका नाम दिया गया है कि कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित हुए। कौन? समुद्रगुप्त। इन्हें पराक्रामक कहा गया। क्या उपाधि दी गई थी? इन्हें पराक्रामक। लिख लेना आप लोग अपनी नोटबुक्स में। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष यानी कि विकास का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। दोस्तों पहले आपको बता देते हैं, पहले जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे वो चंद्रगुप्त थे। यहाँ हमने आपको बता दिया था चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, ये देखिए दोस्तों। और दूसरा जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति इन्हीं का ही पुत्र समुद्रगुप्त था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त एक बहुत ही महान विजेता था। उसने आर्यवर्त यानी कि उत्तरी भारत के 9 और दक्षिण पंथ यानी कि दक्षिणी भारत के 12 नरेशों यानी कि राजाओं को हराया था उसने। और उन हराकर उसने भारत में दूसरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, दूसरा इन्होंने की थी। एक विद्वान थे विंसेंट स्मिथ। स्मिथ का नाम पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं। विंसेंट स्मिथ ने एशियन नेपोलियन या नेपोलियन की उपाधि थी। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापंथ था। ध्यान रखना दोस्तों, उसमें उनकी 12 विजयों का उल्लेख मिलता है, ये हम आपको बता चुके हैं। दक्षिण की तरफ 12 और उत्तर की तरफ 9। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि भी था तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ भी कहा जाता है, नहीं कला की समझ वाला नहीं विद्वान भी कहा जाता है। इनका देहांत समुद्रगुप्त का जो होता 380 में हुआ था। इसके बाद इनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विद्वान बना था। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और समुद्रगुप्त को विक्रामक की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? विक्रामक की। और जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है इतिहास में। दोस्तों यहाँ आपको बता देते हैं, समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था, यानी कि रक्षा करने वाला। उसे कविराज भी कहा गया, यानी कविराज की उपाधि किसको दी गई? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन है ये, लिख लेना आप लोग। वह एक महान संगीतज्ञ था, उसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। ध्यान रख लेना दोस्तों, किस बौद्ध विद्वान को अपना मंत्री नियुक्त किया था? वसुबंधु को। हरिसेन इनके दरबार का ही मंत्री और कवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो इलाहाबाद में स्थित है, या प्रयाग यानी कि जिससे वर्तमान में जिसका नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया। प्राचीन समय में इलाहाबाद से पहले भी उसका नाम प्रयाग ही था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें समुद्रगुप्त का राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। आगे बताते हैं दोस्तों, काव्य अलंकार सूत्र यह एक ग्रंथ है। इसमें समुद्रगुप्त का जो नाम बताया गया है वह चंद्र प्रकाश बताया गया है। उसके उदार, दानशील, साहसी, अनाथों को अपना आश्रय दिया। वैदिक धर्म के अनुसार धर्म प्राचीर बंद यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? वैदिक धर्म के अनुसार है ना, ध्यान रख लेना दोस्तों, वैदिक धर्म के अनुसार है धर्म की प्राचीर कहा गया है। पूर्ण ताम्रवती अभिलेख, जो कि इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिनका नाम था प्रभावती, उन्होंने लिखा था। प्रभावती गुप्त के पूर्ण अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और अश्वमेध यज्ञ में दान दिए जाने वाली स्वर्ण मुद्राएं थी। उसमें अश्वमेध पराक्रम क्या लिखा हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल मत जाना इस क्वेश्चन को। जो सिक्के बांटे गए हैं अश्वमेध यज्ञ के बाद, उन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्कों पर उसका खुद का वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया है। इससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का संकेत हमें साफ साफ तौर पर मिलता है। तो दोस्तों, आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैप आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र का जो मैप है वह आपके सामने है।
इन क्षेत्रों में गुप्त वंश का विस्तार था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के नक्शे में। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।